हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस क्या है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें ज़रूरी हैं और लाइफ प्रोसेस होती किसके लिए है, आज हम इस बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ लाइफ प्रोसेस। सो व्हाट इज लाइफ प्रोसेस? लाइफ प्रोसेस इज अ फंक्शन बेसिक फंक्शन ऑफ व्हाट? एक्टिविटी। इसे एक्टिविटी कहते हैं किस चीज के लिए? इसेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म की इसेंशियल के लिए। इसेंशियल क्या है? हम भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हमारे लिए इसेंशियल क्या है? हमारे लिए खाना जरूरी है, हमारे लिए जिंदा रहना जरूरी है, हमारे लिए ग्रो करना जरूरी है और इन फ्यूचर हमारे लिए रिप्रोड्यूस करना भी जरूरी है। तो इसेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव यानी कि जिंदा रहने के लिए, ग्रो करने के लिए, बढ़ने के लिए एंड रिप्रोड्यूस। तो लाइफ प्रोसेस क्या है? ऐसे बोलते हैं ना, जीवन चक्र कैसे चलता है? आप पैदा होते हो, आप अपने आप को ग्रो करते हो, फिर आप अपनी जीवन यापन करते हो यानी कि कमाते हो खाने पीने के लिए, जो आपकी बेसिक नीड्स हैं उन्हें पूरा करने के लिए, और उसके बाद आप अपना परिवार बसाते हो और फिर ऐसे ही बूढ़े होकर मर जाते हो, फिर से वही प्रोसेस स्टार्ट होता है। ठीक उसी तरीके से लाइफ प्रोसेस भी वही है। लाइफ प्रोसेस क्या है? हम सर्वाइव करते हैं, हम जिंदा रहते हैं, हम ग्रो करते हैं, हम अपना जीवन यापन करते हैं, ग्रो करते हैं एंड देन रिप्रोड्यूस करते हैं, फिर हमारे आने वाली नेक्स्ट जनरेशन भी उसी चीज़ को रिपीट करती है और इसी तरीके से लाइफ प्रोसेस चलता रहता है। तो these processes are characteristics of all living organisms and help maintain their internal environment। तो ये लाइफ प्रोसेस सिर्फ हमारे लिए नहीं है कि हम ह्यूमन बींग्स हैं, ऑल्दो एज आई सेड कि हम लोग जीवन यापन करने के लिए कमाते हैं, खाते हैं, पर क्या एनिमल्स ऐसा करते हैं? क्या आपने कभी जंगल में देखा है कि भाई शेर की बीवी जा रही है कि अरे खाना बनाना है? ऐसा तो नहीं होता ना। तो प्रोसेस हर जगह हो रही है। लाइफ प्रोसेस ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब में हो रहा है, वन सेलुलर से लेकर लाइक एमीबा से लेकर मल्टी सेलुलर लाइक ह्यूमंस तक, ये हर जगह एग्जिस्ट करता है, अंडर वाटर सी में भी और स्काई की क्रीचर्स में भी। देन दिस इज अ स्टेबल स्टेट। आपको स्टेबल स्टेट में करना है डिस्पाइट चेंजेस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यानी कि ये सब जो हो रहा है ये आपके अंदर हो रहा है, आपके आसपास हो रहा है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो एक एक प्रोसेस आपको पता चल रही है, पर बहुत सारी प्रोसेस क्या हो रही हैं, ऑन दी बैकग्राउंड हो रही हैं। जैसे कि इस वक्त मैं सांस ले रही हूँ तो ब्रीदिंग की प्रोसेस हो रही है, या फिर कहीं कोई डेथ की स्टेज पे होगा तो उस चीज़ के लिए भी वो उसकी प्रोसेस चल रही होगी। ऐसा नहीं है कि किसी ने बोला कि मैं कल मरने वाला हूँ, वो बस कल मर के चला जाएगा, नहीं। तो ये सारी प्रोसेस धीरे धीरे टाइम टेकन होती हैं और ये सारी चीज़ें ऐसे ही होती जाती हैं। तो दिस इज अ स्टेबल इंटरनल इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। अब ये जो हमारा स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। होम्योस्टेसिस क्या है? अगर आप होम्योस्टेसिस का मतलब समझोगे तो आप पाओगे ये वो प्रोसेस है जो हम सबकी बॉडी में होती है और किस चीज़ में हेल्प करती है हमें? हमारी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए। बॉडी को मेंटेन, जैसे कि अभी गर्मी आ रही है तो गर्मी में क्या हो रहा है? हमें पसीना आ रहा है, पसीना आ रहा है तो हमें कैसे पता चल रहा है कि हमें अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना है? हमारा ब्रेन क्या कह रहा है कि आपको अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना है, आप पानी पीजिए, या फिर दूसरी चीज़ें होती हैं which help to maintain body। बॉडी के अंदर कुछ भी हो रहा है, चाहे वो प्यास लगने से लेके भूख लगने तक हो, ये हमें कैसे पता चलता है? हमारा ब्रेन हमें बोलता है, हमें वो न्यूरॉन्स के थ्रू सिग्नल देता है कि आपको प्यास लग रही है आप पानी पीजिए, आपको भूख लग रही है आप खाना खाइए। और जब हम वो चीज़ फुलफिल कर लेते हैं तो हमारी बॉडी क्या होती है? नॉर्मल फील करती है। दिस इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। क्योंकि होम्योस्टेसिस का मतलब ही यही है कि आप अपनी बॉडी को नॉर्मल रखें। नॉर्मल इन द सेंस कि आपको ये नहीं लगना चाहिए कि आपको हर वक्त भूख लग रही है, या आपको रोने का मन कर रहा है, या आप उदास फील कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों को हर तरह से बैलेंस करने की प्रोसेस का ही नाम क्या है? होम्योस्टेसिस है। सो नेक्स्ट वन इज, यहाँ तक समझ में आ गया? अभी हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट है हमारे पास हाउ डू वी नीड लाइफ प्रोसेस। वाई डू वी नीड लाइफ प्रोसेस? हमें ज़रूरत क्यों है लाइफ प्रोसेस की? अच्छा एक बात बताइए, आप अगर एक बच्चा है वो बॉर्न हो गया, आप उसे खाना नहीं दे रहे हो,
आप उससे कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, आप उसे किसी भी इन्वायरमेंट में रख रहे हो, अगर बहुत ठंड है आपने उसे ऐसे ही छोड़ दिया, या बहुत गर्मी है आपने उसे ऐसे ही छोड़ दिया, क्या वो सर्वाइव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। तो हमें लाइफ प्रोसेस की ज़रूरत क्यों है, लाइफ प्रोसेस में क्या क्या कंपोनेंट्स आते हैं और इसकी ज़रूरत क्यों है, कहाँ है, कितनी है, ये सारी चीज़ें आज हम इस पर पढ़ने वाले हैं। तो व्हाई डू वी नीड लाइफ प्रोसेस? बिकॉज ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो क्या है? आर ओपन सिस्टम। आर ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम का क्या मतलब है? दे कॉन्स्टेंटली इंटरैक्ट। इंटरैक्ट मतलब वो लगातार जुड़ते हैं किससे? विद देयर सराउंडिंग्स, अपनी आसपास की जगह से, बाय एक्सचेंजिंग एनर्जी एंड मटेरियल्स। यानी कि जो हमारे आसपास के इन्वायरमेंट में हम जो भी रह रहे हैं या जो भी चीज़ें वहाँ मौजूद हैं, हम लगातार उनसे क्या करते हैं? इंटरैक्ट करते हैं, अपने सराउंडिंग्स में इंटरैक्ट करते हैं सर्वाइव के लिए। जैसे कि मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ का टेम्परेचर नॉर्मल है, तो मैं यहाँ के ऑक्सीजन आराम से ले पा रही हूँ, सब कुछ ठीक है। क्या कोई ऐसी जगह जहाँ पे बहुत ही एक्टिव वॉल्केनो हो और वहाँ की एयर क्या हो? बहुत पॉल्यूट हो, तो क्या वहाँ पे लोग इस तरीके से रह पाएंगे? नहीं। पर क्या हम वहाँ रह पाएंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारी बॉडी इस वक्त के लिए एटलीस्ट यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग हमारे आसपास के इन्वायरमेंट के हिसाब से स्टेबल है, हम लोगों ने उसके हिसाब से अपने आप को ढाल रखा है। जो लोग वहाँ रह रहे हैं, वहाँ बहुत गर्म हो रही होगी, या फिर किसी ऐसी जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती हो, वहाँ ऑक्सीजन लेवल बहुत डाउन हो, क्या वो लोग सर्वाइव करते हैं? सब करते हैं, बट अपने इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन के थ्रू। यानी कि वो लोग धीरे धीरे उस तरीके से अपने आप को ढाल लेते हैं, इसलिए वो आसानी से सर्वाइव कर लेते हैं। एज एन एग्जाम्पल अगर मैं टेम्प्रेरी सर्वाइवल की बात करूँ, तो जैसे जब ठंड होती है, तो हम लोगों को अभी ठंड नहीं लग रही है, जब ठंड होती है तभी तो हमारी बॉडी जिंदा रहती है ना। ऐसा तो नहीं है कि हम कहते हैं कि नहीं भाई हमारा बर्थ तो गर्मी में हुआ था, तो हम गर्मी के अकॉर्डिंग सेट है, हमें नहीं पता कि ठंड में कैसे सर्वाइव करना है। हमारी बॉडी सर्वाइव करती है। कैसे कर पाती है? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर होम्योस्टेसिस जैसी प्रोसेस होती हैं, बाकी दूसरी प्रोसेस होती है जिनके थ्रू क्या होता है, हमारी बॉडी को पता है कि उससे आसपास के एनवायरनमेंट को कैसे के अकॉर्डिंग अपने आप को कैसे मेंटेन रखना है, कैसे सर्वाइवल मोड पे रखना है। सो नेक्स्ट इज, ये मोड कौन से हैं? मतलब कि टू मेंटेन देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन दे नीड टू। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि ओपन सिस्टम है, हमारे आसपास हम लोग इंटरेक्ट करते हैं, तो किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं? टेक इन न्यूट्रिएंट्स। मतलब सबसे पहले तो जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? हमारी बॉडी को ताकत चाहिए। ताकत होगी तो आप सर्वाइव कर जाओगे ना, आपकी बॉडी सर्वाइव कर जाएगी। जब हम थके हुए होते हैं, क्या हम तब पढ़ सकते हैं या कुछ सोच सकते हैं? बिल्कुल नहीं। लेकिन जब हमारे अंदर बहुत सारी एनर्जी, हमने खाना खाया हुआ है, हमें सब कुछ अच्छा लग रहा है, हम हेल्दी फील कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं? हमें जो भी मन होता है हम उस काम को पूरी तरीके से फोकस से करते हैं कि नहीं करते हैं? तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है टेक इन न्यूट्रिएंट्स। आपने वो लाइन सुनी है कि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। यानी कि अगर आपकी बॉडी हेल्दी होगी तो आपका ब्रेन भी हेल्दी होगा। तो उसके लिए हमें चाहिए न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स जैसे कि न्यूट्रिएंट्स हम आगे पढ़ेंगे, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, बहुत सारी अलग अलग तरह की चीज़ें। देन उस न्यूट्रिएंट को क्या करना है? एनर्जी में कन्वर्ट करना है, यानी कि कन्वर्ट न्यूट्रिएंट्स इनटू एनर्जी। अब ये न्यूट्रिएंट्स एनर्जी में कहाँ कन्वर्ट होते हैं? स्पेशली एनर्जी कहाँ बनती है हमारी बॉडी में? माइटोकॉन्ड्रिया में। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या है क्लास? आप सबने पढ़ा होगा, सेल होती है, हमने पिछले चैप्टर में सेल पढ़े थे, सेल के कंपोनेंट्स पढ़े थे, और कंपोनेंट्स में हम लोग एक पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, इसको हम क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल। तो पावर हाउस ऑफ सेल क्यों बोलते हैं? बिकॉज यहीं पे क्या होती है, जो भी हम खाना खा रहे हैं वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। अब कैसे होता है? ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, बहुत सारी अलग अलग प्रोसेस कन्वर्ट होने के बाद में तब जाकर ये प्रोसेस एग्जिस्ट करता है। इसको हम लोग इसी चैप्टर में आगे की वीडियोस में पढ़ते जाएंगे, बट फॉर नाउ हमें इतना याद रखना है, कन्वर्ट होता है न्यूट्रिएंट्स एनर्जी में। ये कहाँ हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ है? हमारी सेल में, सेल के कंपोनेंट में, जिसको हम लोग पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। नेक्स्ट, रिमूव वेस्ट। अब जैसे आप घर पे खाना बनाते हो, किचन में मम्मा खाना बनाती हैं, तो अगर आप सब्जियां लाकर आपने उन्हें दी हैं, तो क्या सारी पूरी सब्जियां बिल्कुल काम आती हैं? नहीं ना, उस पर पील होता है, छिलका होता है उसका, आप हटाते हो उसको। या फिर अगर आप और चीज़ें लाए हो, मान लो आप ब्रेड का पैकेट लाए हो, तो आपने ब्रेड खाया, ब्रेड की प्लास्टिक तो नहीं खा रहे हो ना, तो वो सब क्या है? उससे हम लोग वेस्ट के तौर पे रखते हैं। ठीक उसी तरीके से हमारी बॉडी में जो प्रोसेस हो रही है, यानी कि जो खाना हम खाते हैं तो या पानी जो हम पीते हैं, तो उसका क्या होता है? वेस्ट भी तो हटता है ना। वेस्ट जैसे कि
वेस्ट हमारा हो गया सॉलिड फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में क्या होता है, स्टूल्स होते हैं जिनको हम पास करते हैं, और क्या हो गया, हम लोग यूरिनेट करते हैं, हमारी बॉडी में जो लिक्विड बेसिस पे जो वेस्ट होता है वो हमारा यूरिनेशन के थ्रू निकलता है, स्वेटिंग होती है। तो इस तरीके से क्या है, हमारी बॉडी से अलग अलग जगह से अलग अलग तरह के वेस्ट निकलते हैं, और ये ज़रूरी है क्योंकि जैसे घर में अगर आप बहुत ज़्यादा कचरा रखोगे तो क्या वो स्मेल करने लगेगा ना, फिर धीरे धीरे वही आपका क्या बनेगा, बीमारी का कारण बनेगा। ठीक उसी तरीके से अगर आप अपनी बॉडी में वेस्ट नहीं निकालोगे तो क्या होगी, हमारी बॉडी भी बीमार होने लगेगी। नेक्स्ट इज ग्रो एंड रिपेयर। अब हमें खाना मिल रहा है, खाने को हमने एनर्जी में कन्वर्ट किया, रिमूव वेस्ट, जो बची हुई चीज़ें उसका रिमूव निकला, वेस्ट मतलब अपना हट गया। देन आफ्टर जो हमें एनर्जी मिली है वो हमें किस चीज़ में हेल्प करती है, हमारे डेली बेसिस पे जो काम होता है, जैसे कि इस वक्त मैं खड़ी हूँ, बोल रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, तो इन सब चीज़ों में एनर्जी जा रही है। इसके अलावा एनर्जी कहाँ जाती है, हमारी बॉडी को जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं वो क्या होता है, हमारी बॉडी को डेवलप करने में होता है। अगर आपकी बॉडी में कहीं चोट लगी होती है तो वो कुछ दिन बाद धीरे धीरे करके अपने आप सही हो जाती है कि नहीं, क्यों हो जाती है, आप खाना खा रहे हो, आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं, वो एनर्जी दे रहे हैं, वो आपको पोषण दे रहे हैं, उसी के थ्रू क्या हो रहा है, उसकी सारी चोटें ठीक हो रही हैं। पर अगर आपको चोट नहीं लगी या कुछ प्रॉब्लम नहीं है और चोट लगी भी है तो भी आप ग्रो तो कर रहे हो ना, ग्रो करने की प्रोसेस तो 24 आवर्स चलती जा रही है क्योंकि आप खाना खा रहे हो, आपको एनर्जी मिल रही है, आपकी जो बाकी चीज़ें हैं सब, जैसे आपको सैलरी मिलती है या घर पे पैसे आते हैं तो आप क्या करते हो, घर पे पता होता है ना कि इतना हिस्सा हमारा किस चीज़ में जाएगा, फीस में जाएगा, इतना खाने के लिए जाएगा, इतना कपड़े वगैरह के लिए जाएगा, इतना ट्रांसपोर्ट के लिए जाएगा, इतना क्या हुआ, सेव करके रखा। ऐसा होता है कि नहीं होता है, आप अपने गुल्लक में डालते हो, वो गुल्लक क्या करता है, धीरे धीरे मतलब ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है, अगर आप डेली बेसिस पे भी उस पर कुछ रुपए डाल रहे हो तो। ठीक उसी तरीके से हमारी बॉडी में भी है कि अगर जब एनर्जी जाती है तो वो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होती है और एक हिस्सा ग्रोथ में भी लगता है। तो ग्रो एंड रिपेयर, इसका यही मतलब है कि आप ग्रो करते हो और अगर कुछ रिपेयर करने वाला बॉडी में है तो वो रिपेयर होता है। देन रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, हम लोग क्या करते हैं, स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड कर पाते हैं, यानी कि हम मूवमेंट करते हैं, देन रिप्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोड्यूस करने का मतलब क्या है, हमारी बॉडी ग्रो कर रही है, सब कुछ हो रहा है, सब अच्छे से सारी चीज़ें मेंटेन चल रही हैं, फिर हमारी बॉडी को रिप्रोड्यूस करने की भी तो ज़रूरत है ना। अगर हम रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो क्या हमारी स्पीसीज रह जाएगी, या जो भी एनिमल्स लिविंग ऑर्गेनिज्म जो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं अब वो एक्सटिंक्ट हो गए या नहीं हो गए हैं। आपने पढ़ा होगा रेड डेटा बुक या फिर रेयर स्पीसीज के बारे में आपने पढ़ा होगा या इंडेंजर्ड स्पीसीज के बारे में पढ़ा होगा। तो ये सारी क्या चीज़ें हैं, दे स्टॉप रिप्रोड्यूसिंग, दैट्स वाई अभी वो क्या हो गए हैं, इंडेंजर्ड स्पीसीज में हो गए, अब वो ज़्यादा नहीं पाए जाते। देन दीज कंटिन्यूअस एक्टिविटीज आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। ओके, तो इन्हीं सारी प्रोसेसेस को जो कंटिन्यूअसली चलती रहती हैं इसी को हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। तो अब तक आपने पढ़ा कि लाइफ प्रोसेस क्या है, फिर आपने पढ़ा कि लाइफ प्रोसेस क्यों ज़रूरी है। अब हम क्या पढ़ेंगे, फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत सिंपल सा है, आपने सेकेंड क्लास में पढ़ा होगा कि लिविंग नॉन लिविंग क्या होते हैं। तो आज हम फिर से उसी को बट थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं और उनके क्या क्या फीचर्स होते हैं। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, द फीचर्स डिस्टिंग्विश लिविंग बीइंग्स फ्रॉम नॉन लिविंग बीइंग्स। वो चीज़ें जो लिविंग बीइंग्स और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स को हमसे अलग करती हैं वो क्या है, सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सेल्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, सेल्स से बने हुए हैं। हम सब ने सेल चैप्टर पढ़ा है ना, हमने सेल पढ़ा है, हमने यूनिसेलुलर पढ़ा है, यानी कि एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर पढ़ा है ना। तो दोनों में ही कॉमन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल के बने होते हैं, वो भी एक ऐसी सेल से, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसको हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर बोलते हैं लाइफ का। अगर आप जिंदा हो तो आपकी सेल्स के, आप किससे बने होंगे, आप सेल से बने होंगे। सबसे पहले जब हम लोगों ने पता किया था तो हमें क्या मिला था कि सेल एग्जिस्ट करती है, हनीकॉम्ब के शेप में होती है, ऐसे बताया गया था। तो उसी चीज़ को हमने थोड़ा डिटेल में पढ़ा तो हमने क्या जाना, सेल में भी टाइप्स होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर।
और इन दोनों को ही हम लोग किस चीज़ को में रखते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ में रखते हैं, और की जितनी भी सेल्स हैं वो ऑर्गेनाइज फॉर्म में है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगी, जैसे कैंसरस सेल्स होती हैं। कैंसर क्या होता है, हमारी बॉडी में कैंसर कैसे होता है, अभी हमें पता है कि वो जो सेल है वो प्रॉपर एक तरीके से अलाइन है, इस वजह से मेरा हाथ एक प्रॉपर शेप में है, या हमारा फेस पूरा शेप में है, या हमारी बॉडी शेप में है, जैसे पूरी चीज़ें पार्ट्स जो है हमारे डिस्टिंग पता कर पा रहे हैं। कैंसर क्या करता है, कैंसर का कोई पैटर्न नहीं होता है, कैंसर सेल्स जो होती हैं वो कहीं पे भी कैसे भी ग्रो कर जाती हैं, इसीलिए हमारी बॉडी क्या करती है, बीमार होने लगती है। ओके, मैंने ये इसलिए आपको बताया क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर और फंक्शनल लिखा है, ठीक है। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि कैंसर सेल भी क्या है, जिंदा ही है ना, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल सेल एंड द कैंसर सेल, या ऐसी लिविंग ऑर्गेनिज्म या ऐसी सेल्स जो आपकी ऑर्गेनाइज नहीं है, क्योंकि जो ऑर्गेनाइज नहीं है वो डिसीज कॉज कर रहे हैं। क्लियर। देन नेक्स्ट इज मेटाबॉलिज्म। अब हम लोग बोलते हैं कि भाई किसी किसी को ब्लोटिंग होती है, खाना खाते ही पेट फूल जाता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, यार मेरा डाइजेशन अच्छा नहीं है। या फिर किसी किसी को बहुत सारी चीज़ें सूट नहीं करती हैं, आप में से कई सारे लोग होंगे जिनको ऑयली नहीं सूट कर रहा होगा, या जिनको मिल्क प्रोडक्ट नहीं सूट कर रहे होंगे, या दूसरी तरह की चीज़ें, तो हम लोग क्या बोलते हैं, यार तुम्हारा ना मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं है। तो मेटाबॉलिज्म क्या है हमारा, सिर्फ मेटाबॉलिज्म सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम को नहीं बोलते, पर आप उससे कोरिलेट कर पाओगे। तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि किसी भी चीज़ को अच्छे से रन करवाने के लिए क्या चाहिए, उसका प्रोसेस बहुत ही स्मूथली रन होना चाहिए, तो वही होता है हमारा मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म बेसिकली ये परफॉर्म करते हैं न्यूमरस केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम हो रहा है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो रहा है, हम सांस ले पा रहे हैं, या फिर हमारी बॉडी में जो एनर्जी कन्वर्जन होता है वो भी क्या है, मेटाबॉलिज्म का ही एक पार्ट है। और ये क्यों ज़रूरी है, टू मेंटेन लाइफ, हमारी लाइफ को मेंटेन रखने के लिए, ठीक है। मेंटेन रखने के लिए यानी कि जो हमारा एक इसेंशियल है ना कि हमें ग्रो करना है, हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए, हमारी बॉडी में एनर्जी चाहिए जिससे कि हम रिपेयर कर सके, फिर हम रिप्रोड्यूस कर सके। तो इस तरह की लाइफ प्रोसेस को ही मेंटेन करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, मेटाबॉलिज्म की ज़रूरत है। अगर आप सोचिए कि आपने खाना खाया और 24 आवर्स हो गए, पूरा पूरा एक हफ्ता हो गया, वो खाना डाइजेस्ट ही नहीं हुआ, तो क्या आप और खा पाओगे, या अगर आप और खाओगे और फिर भी वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो अगर मेटाबॉलिज्म ना हो, यानी कि हमारे खाने में डाइजेशन वाला प्रोसेस ना कंप्लीट हो, तो आप बीमार होने लगोगे ना, या आप ग्रो ही नहीं कर पाओगे। तो इसलिए भी मेटाबॉलिज्म ज़रूरी है। नेक्स्ट इज होम्योस्टेसिस। हमने ये पहले ही पढ़ा हुआ है कि होम्योस्टेसिस क्या करता है, हमारे ये एबिलिटी होती है मेंटेन करने की हमारे स्टेबल इंटरनल इन्वायरमेंट को, यानी कि अंदर जो भी चीज़ें चल रही हैं जो हम बाहर से फील नहीं कर पाते, हमारे न्यूरॉन्स जो ब्रेन को बताते हैं, फिर ब्रेन हमें इंडिकेशंस देता है, वही क्या है, हमारा होम्योस्टेसिस है। नेक्स्ट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है, इरिवर्सिबल इंक्रीज इन साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी। अब ये इरिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल से मुझे डोरेमोन का एपिसोड याद आ जाता है जिसमें हम क्या करते हैं कि बॉडी को इजीली वो टॉर्च जलाते हैं, वो बड़ी हो जाती है, छोटी हो जाती है। इन दी एक्चुअल क्या ऐसा हो सकता है, ऑल दो अभी तक तो नहीं हो सकता, क्योंकि आप अगर ग्रो कर गए हो तो आप फिर से छोटे नहीं हो सकते। क्या आप किसी पौधे को लगा के वो पूरा पेड़ बन जाए फिर आप उसको बोल सकते हो कि नहीं यार तुम फिर से बीज बन जाओ, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, अभी तक तो नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि ग्रो करते हैं इरिवर्सिबल इन साइज, यानी कि वो रिवर्सिबल नहीं है, हम लोग ग्रो करते हैं साइज और कॉम्प्लेक्सिटी के फॉर्म में। कॉम्प्लेक्सिटी से आप इसका यहाँ पे ये एग्जांपल एक समझ सकते हो, जैसे कि जब ह्यूमन बॉडी है, जब वो बॉर्न होता है तो उनकी जो बोन्स होती हैं उनकी संख्या ज़्यादा होती है। और संख्या क्यों ज़्यादा होती है, क्योंकि वो आपस में तब तक जुड़ी नहीं होती, यानी कि ऑर्गेनाइज नहीं होती हैं। फिर जैसे जैसे वो ऑर्गेनाइज हो जाती हैं तो वो क्या होती हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हो जाती हैं या नहीं हो जाती हैं। तो कॉम्प्लेक्सिटी से आप वो समझ सकते हो, प्लस वो इरिवर्सिबल है। क्या अब ऐसा हो सकता है कि छोटे बच्चे की, जैसे छोटा बच्चा होता है तो उसकी बॉडी में बहुत ही हड्डियां बिल्कुल जुड़ी नहीं होती, तो ईजिली हम उसे कैसे भी बेंड कर लेते हैं, कैसे भी आराम से मम्मा लोग उसको मसाज कर देती है ना कि अच्छे से हड्डियां मजबूत हो जाए, जुड़ जाए। क्या अभी ऐसा हो सकता है कि अभी मसाज करोगे या आपको लगेगा कि नहीं अभी मेरे दांत फिर से छोटे पड़, जैसे दांत नहीं थे ऐसे हो जाए? ऐसा नहीं हो सकता, एटलीस्ट नॉर्मल तरीके से तो नहीं हो सकता। तो यही क्या है, हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है। नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है, प्रोड्यूसिंग न्यू इंडिविजुअल्स, मतलब जब बॉडी ग्रो कर रही है, सारी प्रोसेस एकदम अच्छे से चल रही है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, हम ऑफ स्प्रिंग्स को रिप्रोड्यूस करते हैं, सो दैट टू कंटिन्यू द स्पीसीज एज वी डिस्कस अर्लियर।
देन रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, इसका मतलब क्या है? रिएक्टिंग टू एक्सटर्नल कंडीशन लाइक हीट, लाइट, साउंड। जैसे अभी हमने बोला कि अगर हम जिंदा हैं या कोई भी ऑर्गेनिज्म जो जिंदा है वो रिएक्ट करेगा। रिएक्ट करते हैं या नहीं करते? अगर आप, इवन पेड़ भी रिएक्ट करते हैं, अगर आप उन्हें पानी नहीं दोगे तो वो क्या होंगे? क्या वो जैसे वैसे ही रहेंगे? नहीं, वो सूखने लगेंगे। या अगर बहुत ज़्यादा धूप होगी तो क्या होती हैं? पत्तियाँ श्रिंक कर जाती हैं। जैसे हमें स्वेटिंग होती है, या अगर आप ऐसे समझो जैसे बहुत ठंड होती है तो बहुत सारी जगहों पर तालाब में बर्फ़ जम जाती है, तो क्या वहाँ की मछलियाँ तब भी नॉर्मल रहती हैं? बिल्कुल नहीं। वो क्या करती हैं? वो उस चीज़ पे रिस्पॉन्ड करती हैं, रिएक्ट करती हैं। तो आप रिएक्ट कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लियर? नेक्स्ट इज एडॉप्टेशन एंड इवोल्यूशन। अभी मैंने आपको बताया था शुरुआत में कि हमारी बॉडी अडॉप्ट करती है। अडॉप्ट करने के अलावा अब ये तो हो गया कि नॉर्मल सा वेदर के अकॉर्डिंग अडॉप्ट कर रही है, पर हमने जो अपनी हिस्ट्री में पढ़ा है, ह्यूमन हिस्ट्री के अकॉर्डिंग, आप जानोगे कि बहुत सारी ऐसी एडॉप्टेशंस हैं जो पूरी तरीके से अडॉप्ट हो गई परमानेंट, और फिर वो इवोल्यूट भी हो गई। इवोल्यूट यानी कि एडॉप्टेशन एंड इवोल्यूशन में थोड़ा सा डिफरेंस है, समझिए। जैसे कि जब ह्यूमन इवोल्यूट हो रहे थे, इवोल्यूट यानी कि बंदर से इंसान बन रहे थे, तो उनके पास पूंछ थी, उनके बहुत ही बड़े बड़े से बाल थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ? उनकी ज़रूरतें इस चीज़ को लेके ख़त्म हो गई, तो उनकी बॉडी ने क्या किया? पहले तो शुरुआत में अडॉप्ट करना स्टार्ट किया। फिर वो अडॉप्टेशन इतना लंबा हुआ, मतलब कि ना ही आगे भी किसी को ज़रूरत नहीं पड़ी कि वो क्या हुई, वो चीज़ें ही हट गई, और फिर वो इवोल्यूट हो गई। इवोल्यूट हो गई यानी कि पूरी तरीके से एक नई बॉडी में आ गए, जिस तरीके से आज आप और हम हैं। क्लियर? इसको बोलते हैं एडॉप्टेशंस एंड इवोल्यूशन। फिर मूवमेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट। मूव कर रहे हैं, अब मूव करते ही हमारे दिमाग में आता है मैम पेड़ तो नहीं मूव करते हैं, है ना? तो यहाँ पे मूवमेंट का ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ चल पा रहे हो या फिर ऐसे बोल पा रहे हो, नहीं, बॉडी के अंदर में भी तो मूवमेंट हो रही है ना। जैसे कि मैं बोल रही हूँ पर हमारा ब्लड भी तो मूव कर रहा है ना, ठीक उसी तरीके से प्लांट्स में भी क्या होता है? प्लांट्स में भी तो जाइलम, फ्लोएम और दूसरी तरह की चीज़ें होती हैं जिसके थ्रू पानी और मिनरल्स, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं? अंदर मूव करती हैं। इसको हम मूवमेंट में कंसीडर करते हैं। आगे का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।